Hello. Is my voice clear? Okay. So, did you try your homework? I give you homework to learn SKY value and table. Did you do that? And practice set में कोई doubt? टेल नहीं हो पाई? टेल क्या होता है? टेबल। प्रैक्टिस सेट में कोई दिक्कत? क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 प्रैक्टिस सेट 3 का, और क्वेश्चन 1 एंड प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट हो गए। 5 तो मेरे को बताना था। 6 देख लूंगा मैं। प्रैक्टिस सेट 1 और 2 कंप्लीट है ना? हाँ, ये 5 मेरे को बताना है। ये प्रैक्टिस सेट में बताऊंगा। और 6 कंप्लीट है। हाँ, बाकी कंप्लीट हो गए। ओके, गुड। सो पहले क्वेश्चन 6 से पहले हम एक चीज देखते हैं कि एसकाई वैल्यूज होती क्या है। पहले उसकी फुल फॉर्म देखेंगे हम। एसकाई फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटर एक्सचेंज। इसका मतलब क्या है? इसको याद कर सकते हो। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर में आपको पता है कि कोई भी डाटा 0 या 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। सो ए बी सी डी हमारे जो अल्फाबेट्स हैं, वो तो 0 या 1 की फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते। तो क्या करा गया है, एक इंटरनेशनल एजेंसी के थ्रू इनको एक स्टैंडर्ड कोड दे दिया गया है कि ए को हम ए करेक्टर में ए बोलेंगे, पर अगर नंबर में बात करें तो इसे हम बोलेंगे 65। और बी को सिमिलरली कैपिटल बी को बोलेंगे 66। मतलब हर एक सिंबल का एक करेक्टर दे दिया गया, वो दे दिया गया है लेटर। जैसे सी को बोलेंगे कैपिटल 67, सिमिलरली कैपिटल जेड होगा 97। 97 होता है या 92 होता है? जेड क्या होता है? टेल मी। टेल मी इसका वैल्यू रेंज। आप इतने रेंज बताओ, इतने मैं वो बताता हूँ। मतलब इसका सिंपली से कहने का मतलब ये है कि हर एक लेटर को एक लेटर के साथ साथ एक न्यूमेरिक वैल्यू भी दे दी गई है कोडिंग में, कि लाइक इसको हम बोलते हैं 97 स्मॉल ए को। ऐसे ही कैपिटल जेड को बोलते हैं क्या, बताओ? इनकी रेंज बताओ, याद करी थी ना? 65 टू 90। यस, कैपिटल जेड हो गया 90। 122 करेक्ट। सो हम कैपिटल ए को करेक्टर में ए बोलेंगे और नंबर्स में 65 बोलेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्काई वैल्यू, कि हर एक सिंबल का, ऐसे ही एट द रेट के सिंबल की भी कोई वैल्यू है, डॉलर के सिंबल की भी कोई वैल्यू है, कि हम कीबोर्ड पे टाइप करते हैं तो वो डाटा ऐसे जाता है 0 1 की फॉर्म में, तो वो इस नंबर के लिए जाता है। क्या कुछ नहीं, मैंने गई हूँ उनकी रोटी। माइक कौन था? हाँ बोलो। हैं? कुछ नहीं बोलो। खाना खा रहा है अभी? थोड़ी देर में ले लूंगा। तो फिर मैं कपड़े धो कर दूंगी फिर। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि हर एक नंबर को आप नंबर के कैरेक्टर के साथ साथ नंबर में भी नोट कर सकते हो, जैसे कि 97।
अब इसका यूज कैसे करते हैं हम कोड में, तो उसके लिए मैं एक फाइल बना लेता हूँ। अपना बॉयलर कोड लिख लेते हैं। अब जैसे कि मैं, अब एक इसका यूज देखना कितना अच्छा है। एक इंटीजर लूँ, इंटीजर ए, और ए की वैल्यू दे दूँ 65। ठीक है। अब मैं दो चीजें करूंगा, प्रिंटफ करूंगा परसेंटेज डी, डी होता है इंटीजर के लिए। तो इंटीजर की तरह अगर ए को प्रिंट करूं तो देखना आउटपुट क्या आएगा। और सेम काम मैं अगर परसेंटेज सी किसके लिए होता है, करेक्टर के लिए। तो अगर मैं परसेंटेज डी इंटीजर की तरह ए को प्रिंट करूँ तो आउटपुट देखना, और परसेंटेज सी और करेक्टर की तरह ए को प्रिंट करूँ तो आउटपुट देखना क्या आएगा। सी आउटपुट क्या आ रहा है, एक सेकंड बैक स्लैश लगा देता हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। आप देखो आउटपुट क्या आ रहा है। जब मैंने इसको एज इंटीजर प्रिंट कराया, ए को एड्रेस क्यों दूंगा, मैं तो प्रिंट करा रहा हूँ, स्कैनफ थोड़ी कर रहा हूँ। अगर इंटीजर की तरह प्रिंट कराया तो ये 65 ही प्रिंट हुआ, बट अगर इसे करेक्टर की तरह प्रिंट कराएंगे तो ये ए प्रिंट हो रहा है। तो सी लैंग्वेज को पता है कि 65 का करेक्टर कोड क्या होता है, ए। सिमिलरली इसमें मैं, मानो एक कैरेक्टर कैर नाम का वो लूँ वेरिएबल, कैर टाइप का वेरिएबल लूँ, और कैर ए में क्या वैल्यू दूं, सी दूं, मतलब कैपिटल सी। ए की वैल्यू क्या है, सी। और अब उस ए को मैं एक बार करेक्टर की तरह ही प्रिंट कर, ये करेक्टर वेरिएबल है हमारा। दिस इज नॉट गुड, आपको बार बार टाइम नहीं मांगना चाहिए, स्लो टूटता है ऐसे। उसका आ रही है स्क्रीन में मतलब। इज माई ऑडियो क्लियर?
ओके, तो ये लॉजिक समझ आया मैं ये बता रहा था यहाँ तक। अब देखो, जैसे मैंने कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल लिया है ए, उसमें वैल्यू दी है सी। अब उस वैल्यू को अगर मैं इंटीजर की तरह प्रिंट कराऊं तो क्या आएगा, और उसे कैरेक्टर की तरह ही प्रिंट कराऊं तो क्या आएगा, इसका आउटपुट देखते हैं। हम्म, देखो क्या हुआ, इंटीजर की तरह प्रिंट कराने पे इसने इसका इंटीजर वैल्यू दे दी जो डिफाइंड है, इसकी इंटीजर वैल्यू विच इज ए के लिए 66 65, बी के लिए 66, सी के लिए 67। तो 67 आ गया। पर अगर इसे ही मैंने करेक्टर की तरह प्रिंट कराया तो ये सी ही प्रिंट हुआ। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि हम किसी भी करेक्टर को नंबर की तरह यूज कर सकते हैं, और इन नंबर में डायरेक्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन भी हो सकते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, अगर मैं यही +4 कर दूं तो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या है सी की, 67 67। लेट्स गो, 67 इज फॉर सी। अब मैंने उसमें 60 वो प्लस कर दिया, 4 प्लस कर दिया, तो ये हो गया 71। अब 71 किसकी वैल्यू होगी, 68 पे डी, 69 पे ई, 70 पे एफ, 71 पे जी। तो अब मैं इसे ऐसे प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा, ये रन कोड सी, वैल्यू आ गई, इंटीजर वैल्यू आ गई 71, और वो आ गया जी। ठीक है। सो आप करेक्टर्स को, कोड वैल्यू को, दोनों को मिक्स भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे करा, करेक्टर में ही इंटीजर वैल्यू प्लस कर दी, तो वो समझ जाएगा क्योंकि इनका स्काई वैल्यू गिवन है। तो ऐसे ही अगर ये स्मॉल होता, स्मॉल ए होता, अब इनकी एक्चुअल कोड की वैल्यू आपको दे जाएगी। मैं बी मान लो, स्मॉल नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और एक कैपिटल लिखता हूँ, स्मॉल। अब स्मॉल ए की वैल्यू, और एक लिखता हूँ कैपिटल, कैपिटल इक्वल्स टू, इसमें लिखता हूँ कैपिटल ए। तो लाइब्रेरी में स्टोर नहीं है, ये कोई लाइब्रेरी नहीं है, ये हर लैंग्वेज में सेम काम करता है। तुम कपड़े कौन से उतारे बेटे, सॉरी माइक ऑन होता है, मम्मी बोल दो, अब बोलो। मैं कह रही हूँ कपड़े कौन, मैंने नहीं उतारे, वही पहने, सॉरी कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हेलो। सो अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ले लूँ तो इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा, दोनों को इंटीजर की तरह प्रिंट कराऊंगा मैं, और यहाँ पे लूँ स्मॉल, टेल मी द आउटपुट। वो एक सेकेंड, आने की डेट अभी बाद में बताऊंगी, कंफर्म नहीं है। कौन सी आने की डेट, कॉलेज आने की? ये आने की डेट कॉलेज आने की है। कॉलेज तो 2 फरवरी से चालू है ना, कॉलेज तो 2 फरवरी से चालू है ना। तो 2 फेब से पहले, 2 फेब को कॉलेज जाना है नहीं जाना? सिंपल क्वेश्चन, 2 फेब से पहले आ जाना है ये वो, 2 फेब को कॉलेज है या नहीं है? अरे जाना तो है, आना है कॉलेज। आप आई, आप आओ,
आप आओगी कॉलेज 2 फेब को और नोट? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसका आउटपुट बिल्कुल सही बताया, 67 है, 97 आ जाएगा। बिल्कुल सही। ओके, तो आई गेस ये हो गया है हमारा कॉन्सेप्ट इस पे। तो अब सेम गोस फॉर ये। अब ये फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जिसमें डिटरमाइन कर सके कैरेक्टर वैल्यू बाय यूजिंग लोअर केस और नोट। ये पूछ रहा है हमसे कि जो भी एक पर्सन करेक्टर प्रिंट कर रहा है वो लोअर केस है और नहीं है, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। मैं इजी वे बताऊंगा, दूसरा वे भी बताऊंगा, पर पहले इजी वे और जो अच्छा वे है वो देखना। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा लोअर केस है या नहीं है उसके लिए हम एस का वैल्यू यूज करेंगे। मान लो एक करेक्टर ए नाम का वेरिएबल ले लिया, स्कैन करा लिया उससे कि भाई डाल दे तुझे कौन सा करेक्टर डालना है। द वैल्यू यू कैन टेक फ्रॉम यूजर। ठीक है। अब इफ अभी बताया लोअर केस की रेंज क्या होती है, 97 से 122। तो इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 97 एंड ए इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 122, प्रिंट स्मॉलर केस, स्मॉल केस, एल्स ये कंडीशन फेल हो जाएगी। कैपिटल। तो पता नहीं क्या एरर था वो, की स्पेलिंग गलत है क्या? Void में अच्छा कैपिटल बंद नहीं हुआ है। ओके, वी आर मिसिंग। तो अब मान लो मैं इसमें स्मॉल ए देता हूँ, तो ये क्या देगा, हाँ स्मॉल केस है। पर यहीं अगर मैं इसमें कैपिटल ए देता हूँ तो कैपिटल, देखा एस का वैल्यू से कितनी इजीली हमने ये कोड कर दिया कि अगर 97 से 120 के बीच में 122 के बीच में आ रही हो वैल्यू, तो हमें पता है उसमें सारे स्मॉल केस लेटर ही आते हैं, तो स्मॉल हो और उसके बाहर रेंज में हो तो फिर वो कैपिटल हो। सिंपल। अब इसका दूसरा तरीका और क्या होता है कि आप इसको कैरेक्टर की तरह ही रहने दो और इसको ऐसे कर लो, इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू, जो कि बेकार तरीका है। मैं कहूंगा मेरे वाले इसमें आप करेक्टर वैल्यू को ही डालो। मैंने जब एस का वैल्यू पढ़ा दिया तो आप एस का वैल्यू से ही करें। ये भी बिल्कुल सही काम करेगा कि हमने करेक्टर से ही चेक कर लिया कि अगर वो करेक्टर ए के जेड के बीच में आए तो ये हो स्मॉल केस, नहीं तो फिर ना हो। इसका भी मैं एक बार कोड रन कर देता हूँ। ए के लिए ये करेगा स्मॉल केस और कैपिटल ए के लिए करेगा ये कैपिटल। तो दो तरीके हैं, बट मैं फिर से कहूंगा प्रेफर करो कि आपको जब एसक्यूएल वैल्यू का कॉन्सेप्ट पता है तो नंबर्स पे आप काम करो, क्योंकि उससे पैटर्न प्रिंटिंग वगैरह जो क्वेश्चन होते हैं वो इजीली हो जाते हैं। पैटर्न प्रिंटिंग में ये आप नहीं कर पाओगे, तो नंबर से ही अपना हाथ सेट करो, ये ना यूज करके कंप्यूटर से नंबर्स पे काम करो, एसक्यूएल वैल्यू पे। हाँ, सिंगल करेक्ट कैर वैल्यू मैं एक बार बता देता हूँ। कैर टाइप में हमेशा एक ही करेक्टर स्टोर कर सकते हो, चाहे वो कोई सा भी करेक्टर हो, और वो सिंगल कोट्स में आता है, ऐसे इनके बीच में आएगा। यहाँ पे कोई सा भी करेक्टर आ सकता है, चाहे वो ए हो, पी हो, सी हो या डी, आएगा एक ही करेक्टर और सिंगल कोट्स के बीच में आएगा।
कितनी देर लगेगी तुम्हें बताओ? बस 5 मिनट, 5 मिनट की ना कैमरा भी ऑन है क्या तेरा? नहीं, कैमरा वैमरा ऑन नहीं है, वो फिर पीछे से खनखन की आवाज आती रहती है ना। कोई नहीं, कर लो, तुम कर लो। बड़े ये पड़ी रहती है फोन में, की ना बिछाई दो। अच्छा क्या करूँगा, कोई नहीं है तो कोई नहीं है, आ गया तो फिर ऐसे ही किसी के मुंह की क्या पता है, कोई सोचा लव ही अभी चल रहे हैं, कल को ना जा पाएंगे। कर लो फिर, फटाफट कर लो। कम्बल को थोड़ी कुछ करोगी? मुझे तो मैं ऐसे ही वो चाय बना के रखूंगी। हो गया? सॉरी फॉर द ब्रेक, एक ब्रेक आ गया था। वॉइस क्लियर है? हेलो, इट्स वॉइस एंड वीडियो क्लियर? ओके, तो ये एस का वैल्यू का समझ आ गया होगा लॉजिक पूरा, अच्छे से समझ आ गया कि ये क्या एस का वैल्यू कैसे यूज होती है, क्या होता है, कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं इनके बेसिस पे। क्लियर? हाँ, वैसे ही कैपिटल केस के लिए भी कर सकते हैं, बस उसमें रेंज हमें चेक करनी पड़ेगी कि 65 से क्या जाए रेंज। नहीं 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 नहीं, स्मॉल केस मतलब स्मॉल लेटर नहीं, नहीं नहीं, लॉजिक लॉजिक लॉजिक। सी लैंग्वेज पे क्या जाएगा, जैसे ही मैं उसको स्मॉल ए दे रहा हूँ, उसमें डाटा जा रहा है कि एक करेक्टर वैल्यू का 67 आया है, तो वो करेक्टर वैल्यू को 67 को 01 की फॉर्म में लिखती है। अगेन आई एम टेलिंग, इट्स नॉट लाइब्रेरी, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ये आपके कीबोर्ड में भी सेट है, ये लाइब्रेरी में नहीं है, ये सी में नहीं है, पाइथन में हर जगह सेम वैल्यूज है। इसके लिए कोई लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं करनी पड़ती, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, सेट है कोड, स्टैंडर्ड कोड सेट है ये इन वैल्यूज के लिए, कैपिटल के लिए भी और इनके लिए भी, और इन्हीं के लिए नहीं, इवन सारे स्पेशल केसेस के लिए। लाइक मैं अगर एक सेकंड के लिए इसे हटा दूं इस कोड को पूरे को, और बैक स्पेस कर दूं, हर एक सिंबल के लिए है, लेटर्स के लिए नहीं। अब यहाँ पे ना सिर्फ प्रिंट एफ परसेंटेज डी करके, एक सेकंड आपको दिखाऊं तो, ए, अब मैं इसे जैसे ही रन करूं और मानो मैं इसमें जो करेक्टर दूं वो दूं @ तो इसका भी एक कोड है जो कि है 64। मैं अगर यहाँ पे करेक्टर दूं ना $, तो इसका भी एक कोड है जो कि है 38। सो ये हर एक सिंबल के लिए, हर एक करेक्टर के लिए कोड सेट है। लाइक इस ब्रैकेट के लिए भी कोड सेट होगा 41। हर एक वो जो की आपके कीबोर्ड पे है उसका एक कोड है, तो हम उस कोड को कहते हैं एस्काई कोड्स, ये एस्काई वैल्यू। क्लियर अब? ओके, क्लियर।
तो अब एक चीज और है इम्पोर्टेंट, जो क्या नोटिस करी गई कि आप जब भी किसी एस का मतलब ए से जेड और कैपिटल ए से जेड, इनकी रेंज क्या है 65 से 90 और 97 से 122। तो अगर आप कैपिटल से स्मॉल का डिफरेंस देखोगे ना तो वो आता है +32 का। जैसे कि मैं दिखाता हूँ कैलकुलेटर। अब मैं 97 माइनस 65 करूँ, एक पैटर्न देखा गया। तो ये क्या है, ये 32 पे आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं 65 और स्मॉल से कैपिटल जाऊं तो वो आता है -32, सॉरी -97 करूं, अरे वो 97 होता है, 65 माइनस 65, देखा ये दिक्कत है ना, 65 माइनस 97 इक्वल्स -32। तो इससे हमें एक बहुत अच्छी चीज क्या पता लगी, हमें एक बहुत अच्छी चीज ये पता लगी कि अगर मेरे को किसी भी करेक्टर का स्मॉल से कैपिटल जाना है, लाइक बी ले लूँ, या फिर मैं एक चीज और बताता हूँ, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू ओ +32। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मान लो, एक सेकेंड बैक करूँ, ए की वैल्यू मान लो ए की वैल्यू 4 है, और मैं लिखता हूँ ए इक्वल्स टू में ए +23, या कोई सा भी ऑपरेटर लगा के। तो ये क्या हो जाएगा कि ए की जो ये होता है असाइनिंग ऑपरेटर, मैंने पहले ही बताया था, ये वैल्यू असाइन करने के लिए होता है, असाइन। तो अब क्या करेगा, ये ए में क्या वैल्यू असाइन कर दो, A +23, विच इज ए की वैल्यू क्या थी 4 +23। तो अब ए में क्या नई वैल्यू आ गई है 27। तो ये एक याद करने वाली बात थी। तो इस पे अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा। तो इससे हम क्या करेंगे, पहले आउटपुट देखिए कि जब भी मैं किसी कैपिटल के इस लेटर को दूंगा इनपुट में, ये अपने आप ऑटोमेटिकली स्मॉल केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, मैंने उसे %C कर रखा है, %C कर, करेक्टर ही प्रिंट कराना है। तो क्या होगा, जैसे ये दिया, देखो कैपिटल करेक्टर स्मॉल में प्रिंट हो गया +32 करके, और सेम गोस फॉर अगर ये -32 कर दूं तो सारे स्मॉल कैपिटल में प्रिंट हो जाएंगे। अब जैसे ही मैं यहाँ स्मॉल ए दूंगा ये कैपिटल ए हो जाएगा, और ये ए के लिए नहीं, हर एक करेक्टर के लिए डिफाइन होगा। मतलब किसी भी कैपिटल और स्मॉल करेक्टर के बीच का डिफरेंस होता है 32। यहाँ पे जी दूंगा, जैसे ही स्मॉल है कैपिटल जी हो जाएगा। सो इससे हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी स्मॉल केस करेक्टर को कैपिटल में प्रिंट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, क्लियर हुआ? समझ आया चीज क्या कह रहा था मैं? अगर हम अपर केस लेटर से लोअर केस जाएंगे तो 32, अपर केस से लोअर केस जाएंगे तो +32, लोअर केस से अपर केस जाएंगे तो -32। हाँ बस भाई, करेक्ट 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 करेक्ट। और ये लॉजिक समझ गए इस लाइन का, ए इक्वल्स टू A-32। ए में अब जो न्यू वैल्यू असाइन करो वो क्या होनी चाहिए, ए की प्रीवियस वैल्यू -32। ये होता है असाइनिंग ऑपरेटर, क्योंकि तो ए में नई वैल्यू असाइन कर दो पुराने A-32। इसका बहुत काम पड़ता है इस लॉजिक का लूप्स में, और हमारा अगला चैप्टर लूप है तो ये समझ लीजिए। ये लॉजिक क्लियर हो गया?
और इसी तरह एक बात और बता दूं, हम प्रिंटफ स्टेटमेंट में भी प्लस माइनस कर सकते हैं। a+32 ये भी सेम काम करेगा। ओके, मैं वो समझा रहा हूँ तुमसे, पहले ये समझ लो। अब ये कैपिटल ए को कन्वर्ट कर देगा स्मॉल ए में। सो प्रिंटफ में सम अलग से ना करके यहाँ भी कर सकते हैं। प्रिंटफ में यहाँ पे भी काम हो सकते हैं वेरिएबल्स में, अलग से एक लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी काम हो जाएगा। और ये मैंने आपका कोड कर दिया रिवाइंड। तो इसको मैं बता देता हूँ एक बार फिर से कि क्या हो रहा है। मान लीजिए ए की प्रीवियस वैल्यू है 5, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए असाइन ऑपरेटर, ये होता है असाइन ऑपरेटर, असाइन ए +32, या 32 नहीं ले रहा हूँ मैं, कोई और नंबर ले रहा हूँ 6। तो ये वर्क कैसे करेगा कि ये देखेगा कि ए की प्रीवियस वैल्यू थी 5, तो 5 + 6 क्या होता है 11। तो ए की नई वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, ए में नई चीज क्या असाइन हो जानी चाहिए 11। बस ये सिंपल सा लॉजिक है, ये असाइन ऑपरेटर होता है ना। क्लियर। क्लियर। नोट्स बनाए थे ये, पहले मेन चीज, लास्ट क्लास के नोट्स कंप्लीट है। नहीं, क्यों नहीं बनाए नोट्स, याद रहेगा, इतनी सारी कॉन्सेप्ट चीजें बता दी हैं। मम्मी, इतने सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, इतनी सारी मैं चीजें बता रहा हूँ जो इस पीडीएफ में लिखी भी नहीं है, वो मैंने अपने आप पढ़ के, अपने आप सीख के, अपने आप उससे। आज आप शाम तक नोट्स मिल जाएंगे, एंड कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट करके चेक भी करवा लो। सारी चीजें मैंने ये करा है, वो करा है, एंड इतने सारे कॉन्सेप्ट जो इस नोट्स में है भी नहीं, मैंने सारी समझाए हैं अलग से टाइम देके। क्या फायदा रहेगा उसको समझाने का अगर नोट्स ही नहीं है तो। ये हो जाना चाहिए फिर आज शाम तक काम, आज का भी मिला के। तो अब लूप से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज और पढ़ लेते हैं। पूरे पूरे लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है वो। स्पीड में नोट्स बनाओ आगे बढ़ो, स्पीड में नोट्स बढ़ाओ आगे बढ़ो। सो जैसे मैं ये लिख रहा हूँ A=, में क्वेश्चन 6 पे बाद में आएंगे, शाम को आएंगे डाउट सेशन में। A=, में A+1 भी लिख सकता हूँ। तो +1 और -1 करने के लिए एक स्पेशल ऑपरेटर पहले से डिफाइंड है, वो है ए, जो कि है प्लस प्लस और माइनस माइनस। इसे हम कहते हैं यूनरी, यूनरी प्लस, और इसे कहते हैं यूनरी माइनस।
अब इसका मतलब क्या होता है वो एक सेकंड में आपको पहले कोड दिखाता हूँ, फिर समझोगे आप। इसको करते हैं हम कैंसिल। एक इंटीजर लेते हैं ए में एक वैल्यू डालते हैं 5। अब लिखते हैं ए प्लस प्लस। अब प्रिंट कराता हूँ मैं ए। अब जैसे ही मैं इसे प्रिंट करूंगा A6 प्रिंट होगा। क्यों क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि यह है यूनिनरी प्लस। इसका मतलब क्या होता है? ए प्लस प्लस लिखने का मतलब होता है ए इक्वल्स टू में शॉर्ट फॉर्म में ए प्लस वन। ए प्लस वन, ठीक है। प्लस का शॉर्ट फॉर्म में मतलब होता है ए इक्वल्स टू ए प्लस वन। अब मैंने 5 लिया था तो 5 प्लस वन क्या हो गया? 6। तो इसलिए ए प्लस प्लस की वैल्यू आ गई ये 6। और यहीं मैं ए माइनस माइनस लिख देता तो इसकी वैल्यू आ जाती 4। और वाइसा वर्सा 4। तो ये समझ आ गया इजीली। तो फिर अब लूप्स स्टार्ट करते हैं। लूप्स थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई किसी भी चीज में डाउट रह गया हो? हम्म, किसी भी चीज में डाउट रह गया हो, एस का वैल्यू एंड एनीथिंग, अभी तक जो भी मैंने बताया है। क्योंकि सारा यूज होगा लूप में, इसलिए मैंने सारा चीज पहले ही बता दिया। अब यू लूप अच्छे से समझ आ जाएंगे। ओके क्लियर। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे दूंगा, चलो मैं देता हूँ। कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा। अभी तक के लेकिन नोट्स और पूरे टॉपिक अच्छे से दिमाग में आ जाने चाहिए। तो लूप पे चलते हैं। अब लूप क्या होता है और वाई लूप पहले। एक लूप क्या होता है? अगर लूप का इंग्लिश मतलब ही समझे तो लूप होता है एक काम जो हम रिपीट में करते रहे, मतलब सर्कल में घूमते रहे, वो लूप है। मान लो मैं ए से बी जाऊं और ए से बी गया, बी से ए आया, ए से बी गया, बी से ए आया, ए से बी गया, बी से ए आया, यही करता रह गया तो मैं एक लूप में फंस गया ऐसे करके। तो एक काम जब रिपीट होता रहे, इन्फिनिटी तक नहीं, सारे लूप इन्फिनिटी तक नहीं चलते, लिमिट तक भी चलते हैं। तो जब एक काम रिपीट होता रहे तो उसे हम कहते हैं लूप या लूपिंग। तो while loops sometimes we want a program to execute few sets of instructions over and over। हमें कभी कभी क्या होता है कि हमारे कुछ प्रोग्राम की मान लो एक लाइन है, वो हमें 1000 बार चलानी है। 1000 बार चलानी है तो इसे 1000 बार लिखेंगे थोड़ी, नहीं तो कोड कितना लंबा हो जाएगा। हम इसे एक लूप में सेट कर देंगे, लूप में, और उस लूप को कह देंगे कि तू 1000 बार चल। तो ये लाइन अपने आप 1000 बार चल जाएगी। मैन्युअली हम 1000 बार लिखने बैठे तो बस हो गया हमारा काम। Hence loop is for programmer to। ओके अब टाइप्स ऑफ लूप होते हैं डू वाइल डू वाइल और फोर। सबसे पहले हम फोर लूप समझेंगे, फिर वाइल एंड फिर डू वाइल। अब सबसे पहले चलते हैं फोर लूप की तरफ। अब मैं लूंगा एक इंटीजर ए। अब मान लो मेरे को एक काउंटिंग प्रिंट करानी है 1 से
10 लाख। सो आप बता सकते हो आप कैसे प्रिंट कराओगे उसे? आपको एक नंबर प्रिंट कराना है तो क्या करते हो? ए की वैल्यू देते हो, हाँ वर्ड यूज कर सकते हो बट अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, बट कोई दिक्कत भी नहीं होती तो कर सकते हो वर्ड यूज। जब वर्ड यूज करते हैं तो बस एक एक्स्ट्रा लाइन जो लिखनी होती है ना, इंटीजर लिख करते हैं तो रिटर्न 0 लिखना पड़ता है, ये चीज लिखनी पड़ती है। पर जब हम कुछ रिटर्न नहीं करा रहे थे तो वी कैन यूज वर्ड, तो वर्ड में रिटर्न नहीं लिखना पड़ता। सिंपल, बस एक ये लाइन का फर्क आता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सो आपको पहले इनिशियली मैंने बोला कि printf ऐसा है 1 से 10 लाख तक प्रिंट कराओ वैल्यू। तो आप एक ऐसे प्रिंट कराओगे, ठीक है? इससे क्या हो गया, एक प्रिंट हो गया। चलो इसमें बैक स्लैश एन भी लगा देते हैं ताकि अगली अगली लाइन में आए। अब फिर या तो आप दूसरा करेक्ट इंटीजर बनाओगे कि इंटीजर बी, बी की वैल्यू दी 2, है ना? फिर प्रिंट बी, ये सब करोगे लाइक, फिर यहाँ पे दोगे बी, तो ये 2 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया। या थोड़े होशियार हुए तो क्या करोगे, आपकी ए को लिख दोगे ए प्लस प्लस, मतलब एक ए से ए 1 से बढ़ जाएगा और फिर से ये प्रिंट करा दोगे ए ही, तो ये 1 2 प्रिंट हो जाएगा। ये 1 2 प्रिंट हो गया। पर ये कहाँ तक ले जा सकते हो ए प्लस प्लस करके? 10 लाख तक लिख लोगे? चलो लिख लिया, बहुत दम था। 1 करोड़ तक लिख लोगे? नहीं लिख सकते। तो इसके लिए व्हाट वी डू इज, हम इस पूरी लाइन को क्या करेंगे, लूप में डाल देंगे इन दोनों लाइन को। कौन सी? ये दोनों लाइन। अब किस लूप में डालेंगे ये मैं बताता हूँ। हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे फॉर जब तक। अब लूप चलाने के ना 3 पैरामीटर्स होते हैं, पहले मैं लिख के बताता हूँ। इंटीजर आई इक्वल्स टू में 0, आई लेस देन, कहाँ तक प्रिंट कराएंगे, 1 लाख तक, 1 2 3 4 5 6, 10 लाख तक, ठीक है? और आई प्लस प्लस, अभी 1 मिनट फॉर्मेट समझना। और ये इसके ब्लॉक में डाल दिया, इन करली ब्रेसेस से ब्लॉक में आता है तो ये तो पता ही होगा। तो इससे क्या होगा, वे मेरा कंप्यूटर हैंग मार गया शायद। ये देखिए कितनी जल्दी इसने काउंटिंग करना चालू कर दिया। अब इस कोड को मैं डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो मेरा कंप्यूटर हैंग मार जाएगा। इसको मैं समझाने के लिए 100 तक लिख के दिखा देता हूँ। तो 100 तक मैं लिखता तो कितनी देर लगती, पर 100 तक लूप की मदद से ये 1 सेकंड में लिख दिया इसने। देखो 1 से स्टार्ट करा यहाँ से और ऑल द वे टू 100 अपने आप प्रिंट कर दिया। मैंने इतनी कंडीशन थोड़ी दी, मैंने तो उसी कंडीशन को बस लूप में लिखा। तो इसको समझ आया ये क्या करा मैंने, लूप क्यों लगाया, लूप कैसे लगाया ये नहीं पूछ रहा हूँ, क्यों लगाया ये समझ आ गया? ओके। तो अब लूप लगाने के ना, हर लूप का एक सिंटैक्स होता है। हम फॉर लूप की बात कर रहे हैं तो फॉर लूप के सिंटैक्स पे आते हैं, विच इज दिस। यहाँ फॉर लूप का सिंटैक्स लिखा है। तो
होता क्या है, मैं खुद से ही लिख के दिखा देता हूँ, छोड़ो। कि फॉर लूप हम लिखते हैं फॉर जब तक जो पहली एक वैल्यू देते हैं, फिर सेमीकोलन दूसरी वैल्यू, फिर सेमीकोलन तीसरी वैल्यू। और ये तीनों वैल्यू देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो फॉर लूप चलता नहीं है। और यहाँ पे फिर अपना जो भी लिखना हो आपको, तो यहाँ पे पहली वैल्यू जो आती है वो आती है इनिशियल वैल्यू, कि लूप स्टार्ट कहाँ से हो, जो कि मैंने दिया था इंटीजर आई इक्वल्स टू, इसका कोई यूज नहीं होता, इसको आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो मैंने इनिशियल वैल्यू 0 से स्टार्ट करा, और कब तक चले, जब तक ये होती है इनिशियलाइजेशन। इसे कहते हैं कंडीशन और टेस्ट कंडीशन, कि जब तक आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो 100 के, तब तक चले। और यहाँ मैंने क्या दिया, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यहाँ हम दे सकते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जो कि मैंने दिया था आई प्लस प्लस। इसका मतलब क्या था, कि जब एक बार लूप चल जाए, मतलब एक बार लूप पे आई वैल्यू, यहाँ पे आया, यहाँ पे एक प्रोग्राम सेट चल गया, तो दूसरी बार वो यहाँ पे जाएगा और चेक करेगा कि इस आई को कितने से बढ़ाया गया है। फिर देखेगा कि अच्छा इसने 2 से बढ़ाया है, तो चेक करेगा क्या ये बढ़ा हुआ आई इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो लूप फिर से चलेगा, और अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो लूप वहीं पे रुक जाएगा। और हमारे केस में आए तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ मैंने इंटीजर आई को सबसे पहले छोटे से शुरू करता हूँ, चलो 5 से शुरू करता हूँ, इजीली समझ आएगा। वैसे ना, यहाँ से आई वुड प्रेफर कि आप नोट्स लेते रहो, आधी आधी। जैसे अगर हम 2 का गैप देना चाहें तो नंबर्स के बीच में, फिर कितना इंक्रीमेंट करेंगे, तो हम i+2 कर देंगे। हाँ गुड, नोट्स ले लो हाथ के हाथ, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाएगी थोड़ा पहली बार लूप समझने के लिए। सो मैं एक बार प्रोग्राम चला के दिखाता हूँ कि इसका लॉजिक क्या था और ये क्या कर रहा था। तो वो क्या 0 में 2 ऐड होगा, बता रहा हूँ पूरा ड्राई रन बता रहा हूँ। चलो 2 से ही बता देता हूँ, 1 से तो करके दिखा दिया। अब रन, और ये हो गई कोई तो गड़बड़ जिससे मेरा इन्फिनिटी कोड चल गया है। गिव मी अ सेकंड। यहाँ पे मैं 1 मिनट आई की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ सबसे पहले। ऐसा क्यों हो रहा है कि इन्फिनिटी लूप चल रहा है, 0 0, ये क्या हो रहा है। और इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, हम्म, तो इसको एक बार समझते हैं ये क्या हुआ है अभी अभी। सिंपल लूप ही समझा रहा हूँ, तो आउटपुट को थोड़ा करेंगे नीचे। ओके, आउटपुट को थोड़ा नीचे होना चाहिए, इसको ऐसे करेंगे, हाँ। तो अब देखते क्या हुआ। सबसे पहले मैंने लूप चलाया, बता रहा हूँ, क्योंकि एक की जरूरत ही नहीं है, मैं सिर्फ आई प्रिंट करा रहा हूँ ना, आई। यहाँ देखो, सिर्फ लूप का समझा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने आई लिया और आई को ही लूप में प्रिंट करा रहा हूँ।
तो ए की नीड ही नहीं रही, आई ही सारा काम कर रहा है ना, हर जगह आई है, तो इसलिए ए को मैंने रिमूव कर दिया। सो अब देखो हुआ क्या, इसे हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन कंडीशन। पहली जो कंडीशन होती है इनिशियलाइज, कि हमारा लूप चलेगा कहाँ से। तो फॉर दिस मैंने क्या करा, आई को इनिशियलाइज करा जीरो से, कि ये जीरो से चले। इसे हम कहते हैं टेस्ट कंडीशन और कंडीशन, कि कब तक चले, आई जब तक छोटा हो 5 से तब तक चले। और इसे हम कहते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, कि जब एक बार लूप चल जाए तो फिर उस आई के साथ क्या हो। हाँ 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 हाँ, इंटीजर आई इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो पहले ही लूप से डिफाइन है। वैसे एक अच्छी बात ये होती है कि आप हमेशा ये करें इंटीजर आई, ऐसे डिफाइन करें आई को, और ये हटा दें। लूप के अंदर डिफाइन करना इतना सही नहीं रहता, वर्क कर जाता है पर सही नहीं रहता, तो ऐसे डिफाइन करना चाहिए इंटीजर आई, आई इक्वल्स टू ऐसे। तो आउटपुट अभी से में देख सकते हैं। तो आते हैं, इसे कहते हैं हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कंडीशन, कि जब एक बार लूप हो जाए तो क्या हो। अभी से ट्राई नहीं करते, देखो हुआ। सबसे पहले आई की वैल्यू थी जीरो, तो फिर इसने कंडीशन चेक करी, क्या आई 5 से छोटा है, तो क्या जीरो 5 से छोटा है, हाँ है, तो ये अंदर चला गया। फिर इसने इस स्टेटमेंट को रन कर दिया, तो हमारा पहला आउटपुट आ गया जीरो। फिर क्या हुआ, ये गया इंक्रीमेंट पे, एक बार चलने के बाद जाता है हाँ इस वाली कंडीशन पे। फिर इसने देखा कि आई में दो प्लस कर दो, तो वैल्यू हो गई टू। अब क्या दो 5 से छोटा है, हाँ है, तो इसने वो भी प्रिंट करा दिया। फिर ये दोबारा गया इंक्रीमेंट पे, दो में दो प्लस कर दो, चार। अब क्या चार दो 5 से छोटा है, हाँ, तो प्रिंट करा दो चार। अब ये फिर गया इंक्रीमेंट पे, आई हो गया 6। अब आई की वैल्यू 6 हो चुकी है, तो क्या 6 5 से छोटा है, नहीं है, तो प्रिंट करा दो क्या, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये लूप यहीं खत्म हो गया, क्योंकि कंडीशन फेल, 6 5 से छोटा नहीं है, कंडीशन फेल, तो लूप यहीं ओवर और हमारी स्टेटमेंट प्रिंट होके आ गई। अब एक चीज, अगर मैं इसको एक एक कर देता तो देखना ये एक एक से शुरू होता। सी एक और तीन, क्या एक प्रिंट हुआ पहले, फिर तीन हुआ, फिर क्या पांच 5 से छोटा है, नहीं, पांच 5 के बराबर है, तो इसलिए एक और तीन ही प्रिंट हुआ। अब एक बात और, टेल मी बस जस्ट वन थिंग, तो इसे कहते हैं लूप टर्मिनेट हो जाना, जब कंडीशन फेल हो जाती है तो लूप हो गया टर्मिनेट। अब एक चीज बस जो बहुत कंफ्यूजिंग है और सब बच्चों को कंफ्यूज करती है, कि जब तक मैं आई लूप के अंदर प्रिंट करा रहा हूँ तो वैल्यू दो जीरो दो चार आ रही है, पर अगर मैं लूप के बाहर अब आई को प्रिंट कराऊं तो वैल्यू क्या आएगी, एनी आंसर की। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ तक तो 0 2 4 आएगा ही आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, प्रिंट इसका। जीरो आएगा, नहीं 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 नहीं, देखा कंफ्यूजन हुई ना। इसका आउटपुट आएगा, एक तो ये कोड बार बार दिक्कत देता है, इसका आउटपुट आएगा 6। यू कैन सी 6 आया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने 4 तक वैल्यू ले ली थी तो 4 में आई में दो प्लस हो गया था 6, और 6 5 से छोटा है, नहीं, तो इसलिए ही तो ये कंडीशन फॉल्स हुई थी। तो आई की जो लेटेस्ट वैल्यू थी वो क्या हो गई थी, वो तो 6 हो गई थी ना, तो इसलिए 6 आया है। यू कैन सी क्या आउटपुट आया, 6। क्लियर हुआ।
ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, समझा। 8-10 क्यों लग रहा है आपको? तो ऐसा नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि इसकी लेटेस्ट कंडीशन देखो ना, कहाँ फेल हो गया। 6-5 से छोटा था? नहीं था। तो इसलिए उसने 6 प्रिंट कर दिया, क्योंकि 6 पे वो कंडीशन ही ब्रेक हो गई। अगर यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे अगर कंडीशन जारी रखती कि यहाँ पे मान लो 80 रखता, तो ये इंक्रीमेंट होता रहता। पर ये लास्ट इंक्रीमेंट देखता है कि जिस लास्ट वैल्यू पे ये फेल हो गई हो ना कंडीशन, उसी लास्ट वैल्यू को फाइनल कर दो। मतलब ये 6 पे ही फेल हो गई थी वाली कंडीशन, तो फिर इसने वहीं पे ही लूप ब्रेक कर दिया, और वो फाइनल वैल्यू आई की 6 हो गई। ये लूप जैसे ही आई की वैल्यू 6 हुई, टूट गया, खत्म हो गया। तो ना इंक्रीमेंट होगा, ना डिक्रीमेंट होगा, ना कुछ भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको 10 रख दूं और चलाऊं, तो इसकी जो लास्ट वाली वैल्यू है ये कब तक चलेगी? ठक 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 चलती रहेगी। और 1 प्लस प्लस करूं जैसे कि, तो अब यहाँ पे क्या होगा? ये देखो, वो 11 आ जाएगा। गिव मी सेकेंड। ओके, मैंने कुछ गलती कर दी थी, जो कि ये थी। एक तो जब भी आपके फोन कोड में इन्फिनिटी लूप चल जाए ना, तो उसे किल कर दीजिए, नहीं तो वो बहुत दिक्कत देता है। यहाँ पे मैं और मतलब मेमोरी पूरी हैंग हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो जस्ट गो टू योर टर्मिनल, यहाँ पे आता है किल कोड, इससे दबा दो। ये किल हो जाएगा तो सही रहेगा, नहीं तो वो इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, आपकी पूरी मेमोरी भर देगा। सो सी व्हाट हैपेंस। देखो, हुआ क्या कि 10 तक तो ये लूप के अंदर ही चला, पर इसकी पहली कंडीशन कहाँ फेल हो गई? जैसे आई की वैल्यू 11 हुई होगी प्लस प्लस करके, इसने चेक करा होगा क्या आई 10 से छोटा और इक्वल है? नहीं। तो ये 11 पे लूप टूट गया, और इसलिए लूप की वैल्यू 11 ही हो गई। अब ना लूप का इंक्रीमेंट चल रहा, ना लूप का डिक्रीमेंट चल रहा। जो लेटेस्ट कंडीशन, जो लेटेस्ट वैल्यू इस कंडीशन को फेल कर देगी, वो वैल्यू फाइनल हो जाएगी बेसिकली। अगर ये 4 पे फेल हो जाता तो बाहर 4 आ जाता। जब ये फेल हो जाएगा तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब बंद हो जाता है। क्लियर हुआ अब? क्लियर? अगर क्लियर हुआ तो टेल मी द आउटपुट ऑफ दिस। ओके, पूरा आउटपुट बताओ क्या आएगा? 0 1 2 3 सबसे लेके। एक सेकंड में इसे भी चेंज कर देता हूँ, इसे देता हूँ 2। हाँ, तो पूरा आउटपुट, आउटपुट ऑफ दिस कोड। दो 5 8 11 रन कर लेते हैं। हाँ, 2 5 8 अंदर, और आउटसाइड द लूप वाली स्टेटमेंट की वजह से आया 11। सो एक चीज और, अगर मैं इस printf स्टेटमेंट को हटा ही दूं और लूप को यहीं पे कर दूं टर्मिनेट, ये ऐसे, सो अब क्या वैल्यू होगी? कैन यू टेल मी व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? अगर एक बार में बता दिया तो सुपर इंटेलिजेंट।
आराम से टाइम लेना, सारा लॉजिक थिंकिंग लगा लेना। मतलब मैंने एक बार में गैस कर लिया था और मैं बता देता क्योंकि मेरे को पता था, पर नहीं कर पाते बच्चे। अगर कर लिया तो सुपर इंटेलिजेंट, और मैं मान जाऊंगा कि आई कैन टीच वेरी वेल और यू कैन टॉट लर्न वेरी वेल। हो जाएगा, हो जाएगा। तो आराम से ट्राई करो कि इस आउट प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। आया आउटपुट, नहीं आया? 2 5 8 रॉन्ग आंसर। मैं समझा देता हूँ, आउटपुट आप ही बताना वो क्या रहा है। सी, लूप में क्या होता है हमेशा, जो लूप का ब्लॉक होता है वो एक कर्ली ब्रेसिस के अंदर होता है। किसी भी कोड का जो ब्लॉक होता है ना, वो उनके कर्ली ब्रेसिस से जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो लूप की बात हो, चाहे इफ की बात हो। इसमें हम कंडीशन देके जो भी कंडीशन कहाँ लिखते हैं, कर्ली ब्रेसिस में। तो इस चीज की वैल्यू इसके कर्ली ब्रेसिस तक मानी जाती है, उसके बाहर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो अगर, और सेमीकोलन किसके लिए यूज होता है, टर्मिनेट करने के लिए। अगर जहां सेमीकोलन लग गया वहां वो लाइन टर्मिनेट हो गई। तो अगर मैंने यहाँ सेमीकोलन लगा दिया तो, और ये रिमूव कर दिया, तो ये लूप यहीं टर्मिनेट हो गया, तो ये चलेगा ही नहीं। पर इसकी अंदर की कंडीशन सारी चलेंगी, बस ये किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। अब ये अब अपना इंडिपेंडेंट हो गया, जहां सेमीकोलन लग गया वहां वो लाइन इंडिपेंडेंट हो गई। आप ये समझ सकते हो। अब ये इंडिपेंडेंट है। सो हो क्या रहा है यहाँ पे, तो इसका एक बार आउटपुट देखो क्या आएगा। इसका आउटपुट आएगा 11, आउटसाइड द लूप 11। सो यहाँ पे हुआ क्या कि 2 था, वो गया 10 पे, छोटा है हाँ, पर ये किसी चीज से जुड़ा हुआ ही नहीं है। तो ये सीधा पहुंच गया इंक्रीमेंट पे अपने, उसने इसे 5 कर दिया। अब 5 इससे छोटा है हाँ, पर ये किसी चीज से जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो ये फिर पहुंच गया इंक्रीमेंट पे। 8 इससे छोटा है हाँ, ये किसी चीज से जुड़ा हुआ ही नहीं है, फिर पहुंच गया अपने इंक्रीमेंट पे, वो हो गया 11। 11 इससे छोटा है नहीं, तो अब ये खत्म हो गया, और इसने सीधा सीधा क्या प्रिंट कर दिया, 11। समझ आया कि जहां सेमी कोलन लग गया वहां वो चीज इंडिपेंडेंट हो गई। अब वो किसी से उसका लेना देना नहीं है, अब सिर्फ उसके अंदर का काम होगा, पर कुछ लेना देना नहीं है। समझ आया? ओके, आ गया। अगर आ गया तो टेल मी आउटपुट ऑफ दिस कोड। क्या आएगा, ये तो बस टेक्स्ट था। फॉर लूप को चलाने के लिए कर्ली ब्रेसेस ही नहीं, तो उसको चलने के लिए कोई नहीं है। एक सेकेंड, ऐसा नहीं है। इस डॉट अपने आप लॉजिक मत बनाओ, जो लॉजिक मैं दे रहा हूँ वो बनाओ, क्योंकि इससे कंफ्यूजन हो जाएगी। नहीं 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 नहीं। सी, कर्ली ब्रेसेस से आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपको लेना देना है मेन सेमीकोलन से। अगर ये पॉइंट यहाँ पे लग गया तो ये हो गया इंडिपेंडेंट। अब ये फेमिनिस्ट हो गया, अब ये नारी शक्ति हो गई, अब इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। आप समझ सकते हैं कि अब ये सेमीकोलन लग के इंडिपेंडेंट हो गया है। अब ये इंडिपेंडेंट गर्ल है, तो इसको किसी से मतलब नहीं है, ये सिर्फ अपने अंदर का दिखेगा, चाहे कर्ली ब्रेसेस हो या ना हो, ये सिर्फ अपना काम दिखेगा।
पहले ये अपना पूरा काम करेगा, फिर ये सेमी अपने नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। ना ये इसको किसी से लेना और ना किसी से जुड़ा रहेगा, पर अपना पूरा काम करेगा। सो इसका आउटपुट क्या है अब? ग्यारह, अरे वेल एंड गुड। इसका आंसर 11 नहीं 10 है। है 10। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि ये कंडीशन क्या कह रही है कि ये स्मॉलर देन रहे 10 से, इक्वल्स टू भी ना रहे। तो जैसे ही ये 10 के इक्वल हुआ, ये लूप खत्म हो गया, ब्रेक हो गया और प्रिंट हो गया 10। अगर यहाँ इक्वल्स टू का साइन लगा दूं तो आपका आंसर सही था 11। तो यहाँ 11 ही आएगा। सो अब वन मोर थिंग। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, एंड कर दिया प्रिंट एफ परसेंटाइल डी आई। अब इसका आउटपुट क्या होगा? फाइनल क्वेश्चन, इसका आउटपुट क्या होगा? अगर सही आउटपुट दे दिया तो मजे, चेरीज। आउटपुट देने से पहले सारी चीजों को अच्छे से देखिएगा कि यहाँ सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन का क्या लॉजिक बताया था, तो फिर यहाँ क्या होना चाहिए, सब चीज। और एक बहुत बड़ा हिंट दिया है मैंने अभी। 10 एंड 11 एंड 10 10। 11 क्यों लगा? इतना सही आंसर दिया था पर 11 बोल के बस गलती कर दी ना। इस वाली लाइन के बाद प्रिंट थोड़ी होएगा, इसको तो लूप से कोई लेना देना ही नहीं है ना। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट थोड़ी होएगा, यहाँ तो ये अलग कट गई है इस लाइन से। सो ये जस्ट 10 और 10 ही प्रिंट होगा। पर वेरी नाइस लॉजिक, और पकड़ा था, वेल डन। मुझे लगा था गलत आंसर दिया जाएगा पर मोस्टली करेक्ट था, वो थोड़ा सा लॉजिक इधर उधर हो जाता तो उसके लिए वेल डन। सो अब ये समझ आ गया लूप्स का। कोई नहीं कोई नहीं, इतना मिस्टेक चलता है।
पर ये आप समझ गए कि यहाँ सेमीकोलन, अब समझे कि कर्ली ब्रेसेस से कुछ लेना देना नहीं है, मेन लेना देना है सेमीकोलन से। ये जहाँ लग गया वहाँ टर्मिनेट। ऐसा नहीं है कि कर्ली ब्रेसेस है तो फ्री होगा वो होगा। लॉजिक पे जाओ, जहाँ सेमीकोलन वो लाइन इंडिपेंडेंट टर्मिनेट। हाँ हाँ कोई नहीं, वो मैं समझ गया था। ओके, तो फॉर लूप तो आई गेस अच्छे से समझ आ गई है इसकी वर्किंग, पर इसके अभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, तो वो अभी देखते हैं। सो अभी के लिए थोड़ा लंच टाइम, गिव मी सम टाइम, एंड अभी खाना वाना खा लो, जो भी करना है वो कर लो। वापसी क्लास रिज्यूम करते हैं। 1:25 24 हो रहे हैं, 1:25 पे, सॉरी 1:50 पे। 25 मिनट का ब्रेक है। सो विल बी बैक ऑन टाइम।